बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है बाहों में चले आओ सनम। उसूलन दो वजूहात होती है जब एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की एक तलाकशुदा खुद से तकरीबन कम व बेश 11 साल बड़े मर्द से शादी करती है। मिसिस हाशिर, नंबर 1 अगर लड़का अमीर हो, और नंबर 2 अब की बार हाशिर ने इसके सरापे पर एक भरपूर निगाह डाली और इसके तासुरात का जायजा लेकर तल्ख लहजे में हौले से कहा, नंबर 2 रास्ता कोई और होता है मगर मंजिल के तौर पर कोई और सामने आ जाता है। वर्षा के चेहरे का रंग एकदम फक हुआ, हाथों में कपकपाहट वाज़ेह थी। आप बताना पसंद करेंगी कि आपके मामले में क्या वजह थी? वजह नंबर 1, मगर मुझे आप लालची नज़र नहीं आती। तो क्या वजह नंबर 2? इसने वर्षा के चेहरे को तकते हुए कहा। वो हौले हौले से कपकपा रही थी, गोया इसकी बातें इसे डरा रही हो। देखिए, आपकी खामोशी को मैं सच समझ लूँगा। इसने मामूली से लहजे में बाएं एब्रू उचकाकर जैसे जवाब का मुंतज़र हो। वर्षिया मजीद सर झुका गई। हाशिर के तमाम हदशों पर इस लड़की ने सच की मोहर लगा दी थी। वो एक गहरी सांस लेकर उठा और जेब से एक डिब्बी निकालकर इसकी तरफ उछाल दी। पहन लीजिएगा। वो वॉशरूम की जानिब चल दिया। और हाँ, सो जाइए, काफ़ी रात हो गई है। वो रही वार्डरोब, कपड़े बदल ले। लहजा स्टॉप था तो तय रहा, वर्षिया तुम्हारी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं। तुमको मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। तुम इतनी बेमोल हो कि तुम्हारा शोहर शादी की पहली रात ही तुमसे ऐसे सवालात पूछ रहा है। लानत हो तुम पर। वो मन ही मन में बड़बड़ाती उठी और वार्डरोब की जानिब बढ़ी। कुछ देर बाद बाहर आई तो हाशिर पूरे बेड पर कब्जा जमाए नींद की आगोश में जा चुका था। हाँ भाई, मैं कौन सा जहेज में लाई हूँ बेड। वो यूं ही पसर कर सो गए ये बेड पर, और मैं बेचारी इस 2 सीटर सोफे पर। वो बड़बड़ाती हुई वॉशरूम में घुसी और मुंह हाथ धोकर जब बाहर आई, वो अभी भी इसी पोजीशन में सो रहा था। वो गफी भरी निगाहों से इसे तकती रही और फिर वार्डरोब से कंबल उठाकर जैसे तैसे सोफे पर लेट गई। नींद की देवी जाने कब मेहरबान हुई और वो वादी ख्वाब में पहुंच गई। अरे क्या हो गया है? अगर लड़का शादीशुदा है, खाते पीते घराने से है, और फिर ना सास नंद का झंझट, ना कोई और जिम्मेदारी, नौकर चाकर काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ हाँ कर डाले अशरफ साहब, ऐसे रिश्ते रोज रोज कहाँ मिलते हैं। सकीना बेगम ने हथेली पर सरसों जमाते हुए कहा। अरे भली मानस, ऐसे कैसे ब्याह दूँ अपनी एकलौती बेटी को? और फिर लोग क्या कहेंगे कि शादीशुदा लड़के से ब्याह दिए बच्ची? अशरफ साहब ने रिसानत से कहा। फिर वही बात, मेरे मुर्गे की एक टांग, क्या लोग क्या कहेंगे? अपनी बच्ची को ब्याह रहे हैं, ना कि लोगों के। फिर हालात का आपको पता ही है, कहाँ जा रहे हैं। आज तो अखराजात पूरे हो जा रहे हैं और शादी ब्याह की गुंजाइश भी है। फिर अगले साल सरमत की डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो जाएंगी और लड़की की शादी तवालत का शिकार हो जाएंगी। अब ऐसे में एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो बिस्मिल्लाह करे, बाकी अल्लाह निगहबान। सकीना बेगम ने कहा। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं वर्षिया बेटी से बात करने के बाद ही कोई फैसला करूँगा। वर्षिया की माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी। सकीना बेगम वर्षिया की सौतेली माँ थी। कहने को तो इन्होंने वर्षिया पर कोई जुल्म नहीं किया, मगर कभी माँ जैसा प्यार देने की कोशिश ना की। बस यही कमी हमेशा वर्षिया में पनपती रही। इसका बहुत दिल चाहता कि सकीना बेगम इसे 4 साल छोटे सरमत की तरह इसे भी डांट डपट कर खाना खिलाए, इसे प्यार करे, मगर इसकी ये हसरत कभी पूरी ना हो सकी। घर के तमाम काम वर्षिया और सकीना में बटे हुए थे। इन्होंने कभी वर्षिया पर कोई जोर ज़बरदस्ती ना की, हमेशा इसकी तरफ से चुप भी सादे रहे। कभी कभार इसे प्यार से मुखातिब कर लेती तो अगले 1 माह तक वर्षिया का खुमार ना उतरता था। वर्षिया 19 साल की हुई तो सकीना बेगम को इसकी शादी की फिक्र सताने लगी। आखिर को अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो खामखा लोग इन्हें ही जिम्मेदार ठहराते। वर्षिया थी भी तो इंतहाई खूबसूरत, सियाह चमकदार आँखें, गुलाबी खिलती हुई रंगत, लेखी नाक जिस पे एक बारीक सी सोने की तार हमा वक्त मौजूद होती, और भरे भरे अनाबी लब। वो बिलाशबा बहुत हसीन थी। इसकी सियाह लंबी चमकदार जुल्फ़े किसी सावन की काली बदली मालूम होती थी। निकाह का दिन आ गया। वर्षिया बिनते अशरफ, आपका निकाह हाशिर वल्द सुलेमान से गवाहों की मौजूदगी में 1 लाख हक महर सिक्के
राजुल वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। वो अपने तमाम जुमले हुकूक इस शख्स के नाम कर चुकी थी, जिसकी एक झलक भी अभी तक इसने नहीं देखी थी। रुखसती के वक्त वो बाबा और सरमत के गले लग कर फूट फूट कर रोई। इसने नम आंखों से सकीना बेगम की तरफ देखा, जो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ कर रही थी। इसके दिल में टेस सी उठी कि सकीना बेगम आगे बढ़कर इसे गले लगाए, मगर वो ये हसरत दिल ही में लेकर वहाँ से रुखसत हुई। वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ते ही चौंक गई। दिन के 11 बज रहे थे। उफ, इसने सर पर हाथ मारा। सकीना बेगम इसे फजर के वक्त ही उठा देती थी, मगर यहाँ अब कौन उठाया करेगा इसे। इसकी आंखें फिर से नम हुई। आप भले से मुझसे मोहब्बत ना करें इतनी, मगर कि मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। इसने आंखों में आने वाले आंसुओं को पीछे ढकेला। वो उठी और मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकल गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर तो इसने अब तक बस फिल्मों और ड्रामों में देखा था। ये मेरा घर है? वो मथीर सी बोली। भाई, जब शोहर ही मेरा नहीं तो घर काहे का होगा मेरा। इसने खुद ही अपने आप को कोसा और अपने ही सर पर हल्की सी चपत रसीद की। फिर कुछ सोचकर सीढ़ियाँ उतर गई। सामने से अधेड़ उम्र मुलाजमा आती दिखाई दी तो रुकी। अरे बीबी जी, उठ गई आप? साहब कहकर गए हैं कि जब आप उठे तो नाश्ता बनाकर दे दूँ आपको। क्या खाएंगी आप? मुलाजिमा ने शाइस्तगी से पूछा। खाला, पहले ये बताए कि कल रात जो मेहमान थे वो कहाँ चले गए? निदरत भाभी, जो इनके दोस्त की बीवी भाई थी, सलमा आंटी, वो अब ये खुद कहाँ गए? इसने हैरत से पूछा। अरे बीबी जी, वो तो सब मेहमान रात में ही चले गए थे। बड़ी बीबी ने यही है, नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही है, और साहब जी तो दफ्तर गए हैं, मुलाजिमा ने जवाब दिया। अच्छा चले, मुझे सलमा आंटी के कमरे का बता दे और नाश्ता वहीं करूँगी मैं। एक अदद हल्का सा सैंडविच लेकर आइएगा और कॉफ़ी का बड़ा वाला मग। इसने मुस्कुराकर कहा। जी बेहतर। वो सामने से दाएं हाथ को आगे वाला पहला कमरा गेस्ट रूम है, वहीं रुकी है वो, मुलाजिमा ने समझाया। अच्छा। वो मुस्कुराती हुई बढ़ गई। सलमा हाशिर की खाला थी और हाशिर की शादी इन्होंने करवाई थी। हाशिर ऑफिस में बैठा अपने ख्यालों में मगन था। यानी तय है, मुझे जो मिलेगा मिलावट शुदा मिलेगा। मेरा किसी के खालिस जज्बात पर कोई हक नहीं। पहले अरसा और अब वर्षिया। अरसा वो औरत थी जिसके लिए मुझसे ज़्यादा इसकी सोशल एक्टिविटीज़, इसके मर्द दोस्त ज़रूरी थे। वो औरत थी जिसको बाबा ने अपने बिजनेस के सिलसिले में प्रॉफिट हासिल करने के लिए मुझ पर मुस्तलित कर दिया था। एक डील थी अरसा। वो खटखट करता मुसलसल लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। इसकी 3 साला रफ़ाकत में एक पल भी मुझे सुकून का नसीब ना हुआ, बल्कि रफ़ाकत एक गलत लफ्ज़ है। 3 साला अजाब, और अजाब में सुकून कहाँ होता है? एक मर्द के लिए इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि इसकी बीबी एक गैर मर्द की बाहों में झूल रही हो और वो सामने बेबस खड़ा देख रहा हो। वो मुसलसल टाइप करता जा रहा था। इसके जहन में अरसा के कहे गए तमाम अल्फाज गूंजने लगे। देखो हाशिर, मैं अमीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम और मैं दो अलग अलग किनारे हैं जो साथ तो चल सकेंगे मगर मिल नहीं पाएंगे। क्या फ़ायदा इस ला हासिल सफ़र का? तुम एक अच्छे इंसान हो। यकीनन कोई भी औरत तुम्हारा साथ पाकर खुशनसीब कहलवा सकती है, मगर मैं नहीं। हम एक जैसे नहीं हैं हाशिर। जो चीज़ें तुम्हें गलत लगती है वो मेरा लाइफ स्टाइल है। छोड़ दो मुझे। अरसा ने मुख्तसर सी रेड कलर की स्लीवलेस टॉप और जीन्स में मलबूस इसके सामने खड़ी थी। हाशिर को लगा कि इसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त है, और वैसे भी अब तक वो ये रिश्ता पापा के कहने पर निभा रहा था, मगर अंदर कहीं इसके दिल में भी यही सब पनप रहा था। वो खुद भी ख़त्म कर देना चाहता था ऐसे रिश्ते को। यूँ बिना किसी लड़ाई और झगड़े के अरसा और हाशिर ने अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। बात ये नहीं थी कि ऐसे रिश्ते ना पायदार होते हैं जहाँ हम आहंगी और बाहमी मुफाहमत ना हो, बल्कि रिश्ता तो तब कमज़ोर पड़ता है जब दोनों फ़िरक़ों में हम आहंगी पैदा करने की सलाहियत सिरे से ही मफूद हो। ऐसे रिश्ते को आसानी से ख़त्म करना ही बेहतर है। हाशिर ने फिर भी कोशिश की थी कि वो अरसा को सही रास्ते पर ला सके, मगर बात ये नहीं थी कि अरसा इस गलत रास्ते की रंगीनियों में
हो चुकी थी। वो सही रास्ते पर आना ही नहीं चाहती थी। वो 28 साला एक नासमझ औरत थी। उमूमन 17-18 बरस की उम्र में लड़कियों में गुमराह होने का मादा जोश पर होता है, मगर 28 साला पुख्ता जहन की मालिक औरत भी अक्सर पेशतर वही गलती कर बैठती है जो इसने 17-18 साल की उम्र में भी नहीं की होती। क्या कुछ नहीं था इसके पास? हर शय थी, शोहर, घर बाहर, पैसा, हर आराइश। एक हलाल रिश्ते में मौजूद खुशी को वो महसूस करना ही नहीं चाहती थी। किसी गैर मर्द के बिस्तर की जीनत बनी औरत को कौन मर्द बर्दाश्त करता है? इन्हें तो वही गैर मर्द भी हलाल रिश्ते के लिए कबूल नहीं करता। वो ऐसे ही अपनी इज्जत लुटाती है। हाशिर का ज़र्फ बहुत बड़ा था कि अपनी रातें घर से बाहर गुजारने वाली औरत को इसने 3 साल तक अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा। इस औरत को जो घर से बाहर रात गुजारने को पार्टी का नाम देती थी, अब वो औरत जाते जाते हाशिर के बड़े दिल और बड़े ज़र्फ को निस्बतन छोटा कर गई थी। अब वो किसी ऐसे रिश्ते में बनना तो चाहता था, मगर अंदर ही अंदर औरत का ये रूप इसके जहन से चिपक कर रह गया था। वर्षा, इसने ज़ेरे लब नाम दोहराया और चेयर की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद गया। सुलेमान, हाशिर कब तक यूं ही तन्हा रहेगा? 5 साल हो गए हैं इसकी तलाक को। इतना वक्त बहुत होता है। अब मेरे ख्याल से इसको शादी कर ही लेनी चाहिए। सलमा बेगम ने अपने बहनोई सुलेमान साहब से कहा। सलमा आपा, मैंने 1-2 बार संजीदगी से हाशिर को ये मामला समझाने की कोशिश की, मगर वो राज़ी नहीं है। वो कहता है कि अब इसके अंदर ऐसा कोई रिश्ता निभाने की गुंजाइश नहीं है। सुलेमान साहब ने असली मुद्दा बयान किया। भाई, इसे समझना चाहिए। अब हर कोई लड़की अरसा तो नहीं होती ना। हाशिर की माँ होती तो वो ये काम खुद करती, मगर बहन के बाद हाशिर का घर बसाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर अरसा की दफ़ा आपने ज़बरदस्ती ना की होती तो मैं इस लड़की को अपने हाशिर की दुल्हन कभी ना बनने देती, मगर आपके लिए बेटे से ज़्यादा बिजनेस डील ज़रूरी थी। ना चाहते हुए भी सलमा बेगम का लहजा तल्ख हो गया। बस आपा, कभी कभी इंसान बहुत मफाद परस्त हो जाता है। अरसा के बाप ने इस डील के लिए ढके छुपे लफ्ज़ों में यही शर्त रखी थी। इन दिनों बिजनेस की हालत बहुत ख़राब थी, सो मुझे यही बेहतर लगा, मगर अफसोस चाहता हूँ कि मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसे समझाना चाहूँ भी तो वो बात को टाल देता है। 1-2 बिजनेस पार्टनर की बच्चियां हैं मेरी नज़र में। सुलेमान साहब ने चाय का मग मुंह से लगाया। रहने दे, अब ये काम मैं खुद ही करूंगी। जिस क्लास की लड़कियां आपकी नज़र में हैं वो अरसा से के जैसी ही होंगी। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि हम हाशिर की दुल्हन किसी मिडिल क्लास फैमिली से लाए। ऐसी लड़कियां उमूमन शोहर की वफादार साबित होती है। सालेहा की एक सहेली हुआ करती थी, सकीना। सलमा बेगम ने छोटी बहन का नाम लिया। इनकी बेटी है मेरी नज़र में। क्या भला सा नाम है इसका। सलमा बेगम ने लम्हा भर को सोचा। हाँ, वर्षिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। सालेहा की छोटी बेटी अंसा की शादी में मुलाकात हुई थी। ग्रेजुएशन किया है। बहुत मासूम और भोली भाली सी बच्ची थी। और फिर सकीना इसकी सौतेली माँ थी। तरबियत भी यकीनन सख्ती से ही की होंगी। मुझे तो इसे देखते ही अपने हाशिर का ख्याल आया। ऐन हाशिर के जोड़े की है शक्ल व सूरत से। ऐसी लड़कियां अच्छी बीबी और साबित होती है। मैंने सोचा आपसे बात करके ये मालूमात तय कर लूँ। वैसे भी मैं यहाँ बस मज़ीद 1 माह के लिए पाकिस्तान में हूँ। सफ़ेद पोश लोग हैं, जल्दी निकाह करके रुखसत कर देंगे बच्ची को। सलमा बेगम ने पूरा लाहे अमल तरतीब दिया। आपा, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, कोई एतराज़ भी नहीं, मगर हाशिर, सुलेमान साहब ने उलझे से लहजे में कहा, इसकी फ़िक्र मत करे, वो मान जाएगा। मैं उसकी खाला माँ हूँ। नहीं खाला माँ, नहीं करनी मुझे शादी। आप तो सब जानती है ना, हाशिर ने झिंझला कर कहा। हाँ, सब जानती हूँ, भूल क्यों नहीं जाते सब। और मेरी बात को जहन में बिठा लो, तुम्हारी शादी होगी तो हर हाल में होकर रहेंगी। फिर अगर वर्षिया तुम्हें पसंद ना आई तो मैं कोई और लड़की ढूंढ लूँगी। तुम 33 बरस के हो गए हो, अब कोई टीन एजर नहीं जिसे 1 दफ़ा 100 दफ़ा 500 दफ़ा। सलमा बेगम ने नफके से कहा। खाला माँ, वो मन मनाया। बस जो मैंने कहना था कह दिया। तुम्हारे बेड के साइड ड्रॉप पर तस्वीर रखी है, देख लेना, सलमा बेगम ने कहा और बाहर चल दी।
یہ صحیح بات ہے بھائی، 33 برس کے بچے اور مرد پر زور زبردستی۔ وہ خفا خفا سا خود سے گویا ہوا، تصویر دیکھوں یا نہ؟ نہیں نہیں دیکھنی مجھے تصویر، وہ بڑبڑایا۔ مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہولے سے چپت رسید کی اور دراز میں پڑا لفافہ اٹھایا، کھولا، مگر تصویر کا رخ اپنی جانب موڑنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ یوں ہی کرتا تھا، جب نہایت بیزاری میں ہوتا تو خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گہرا سانس لیتا۔ اس نے بیزاری سے تصویر کا رخ پلٹا۔ لڑکی تھی یا کوئی افسرہ، پل بھر کو وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ جمائے، دونوں ہاتھوں کو ٹھڈی تلے جمائے، وہ غالباً کسی روسٹرم پر چہرہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے پر بے انتہا معصومیت لیے وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ او مائی گاڈ! ایک دم یہ الفاظ اس کے لبوں سے پھسلے۔ مگر یہ میری قسمت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک خوبصورت پڑھی لکھی کم عمر لڑکی جو نہ طلاق یافتہ ہے اور نہ بیوہ، وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گی؟ اس سوچ کا آنا تھا، اس کی ساری اتھل پتھل دھڑکنیں واپس معمول پر آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والی زیادہ تر لڑکیوں کی اپنی مرضی کب ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دیتی ہے، بھلے ہی وہ اس فیصلے سے خوش ہو یا نہ ہو۔ انکار کرنے کا حق وہ خود سے چھین کر اپنے مسیحا کو دے دیتی ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ان کے باپ اور بھائی کی عزت ہوتی ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، کیونکہ حاشر کوئی شور شرابہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی نہایت ہی سادگی سے گزر گیا تھا۔ کیا تحفہ دیا حاشر بیٹے نے تم کو؟ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو ورشیا نے جواباً مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انگوٹی ہے، سلمیٰ بیگم نے بظاہر خوش ہو کر کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاشر؟ سلمیٰ نے دل ہی دل میں سوچا۔ حاشر کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ سلمیٰ بیگم نے اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا آنٹی، اس نے نظریں پھیر کر کہا۔ میری طرف دیکھو ورشیا بیٹی۔ سلمیٰ بیگم نے ٹھڈی سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا تو وہ آنسو جو وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی فوراً اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بالکل اچھی نہیں ہے آنٹی، انہوں نے یوں یہ رنگ کا ڈبہ مجھ پر پھینکا اور جلی کٹی باتیں بھی سنائی۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح ناک گفی سے سکڑ کر رونے میں مصروف ہو گئی۔ ورشیا میری بچی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حاشر ایسے بدتمیزی کرے گا۔ سلمیٰ نے اسے خود سے لگایا۔ اچھے سے علاج کروں گی میں اس کا، آنے دے تو اسے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں لالچی ہوں اور ہوں۔ وہ جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کہہ دینے والی، راز رکھنے نہیں آتے تھے اسے۔ معصوم سی ہے 19 سالہ لڑکی، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حاشر اور اس کے درمیان ہوئی سب باتیں صرف ان کی اپنی تھی اور کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ بس میری بچی بس، میں نے کہا نا کہ میں اس کا اچھے سے علاج کروں گی، مت رو تم۔ 11 بج گئے ہیں، آنے ہی والا ہوں گا وہ۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حاشر داخل ہوا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھی ورشیا سلمیٰ بیگم کے کاندھے سے لگی سو کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی بھویں سکیڑی۔ کیا ہو گیا خالہ ماں؟ اس نے سلمیٰ بیگم سے کہا، جو بیڈ سے اٹھتے ہوئے خطرناک تاثرات لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، وہ کہتی ہوئی حاشر کے بازو سے نکلتی ہوئی باہر گئی۔ حاشر نے ایک نظر ورشیا پر ڈالی، جو اب گھبرا کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں بھی نہ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہوں، اس نے من ہی من میں بڑبڑا کر اپنے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ حاشر نے اسے دیکھا۔ یوں اپنے ہی سر پر چپت کرنے کی عادت تو اس کی تھی بچپن سے۔ اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے نقل اتار رہی ہے میری۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بوٹ اور اپنی جرابیں اتارنے لگا۔ وہ اٹھی اور صوفے کے ساتھ ہی رکھے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور خود کو زیورات سے آزاد کرنے لگی۔ حاشر اب صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سلمیٰ بیگم شدید غصے کی حالت میں گئی ہے، سو جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ورشیا نے دوپٹہ پنوں سے آزاد کر کے صوفے کی سائڈ پر رکھا اور تمام زیورات پیک کر کے شیلف میں رکھنے لگی۔ حاشر اب اس کی کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ حاشر کے فون پر رنگ ہوئی۔
और वो टेरिस पर फ़ोन सुनने चला गया। वर्षिया ने इसे पीछे से मुंह चिढ़ाया। ये भी ना हो सका कि रोने की वजह ही पूछ लेते। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और शीशे के सामने खड़ी मेकअप रिमूव से मेकअप साफ करने लगी। हाशिर वापस आकर वहीं बैठ गया। जब मेकअप साफ कर चुकी थी तो दुपट्टे का ख्याल आया, जिसका एक कोना अब हाशिर के नीचे फंसा हुआ था। इसने एक नज़र देखा और हाथ बढ़ाकर दुपट्टा खींचा। हाशिर इसकी कार्रवाई से वाकिफ था, मगर टस से मस ना हो रहा था, जिसे मोबाइल में मसरूफ़ हो। इसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। जाने किस निगोड़ी से मैसेज पर बात फरमा रहे हैं। वो आदतन बड़बड़ाई, आपने कुछ कहा? हाशिर ने चौंक कर इसे देखा। नहीं, वो माँ, मेरा दुपट्टा आपके नीचे है, वो दे दे। इसने सटपटा कर कहा। हल्के गुलाबी रंग की कामदार फ्रॉक में वो कोई हूर लग रही थी। हाशिर ने एक भरपूर निगाह इस पर डाली। वो दुपट्टा देने ही वाला था कि दुपट्टा पकड़ने के लिए एक कदम आगे हुई। वर्षा अपने तमाम तर वजन के साथ तवाज़न खोती हुई इस पर गिरी। उफ, हाशिर ने अपने सीने को मसलते हुए कहा। वो मुकम्मल तौर पर बौखला सी गई थी। बार बार उठने की कोशिश करती और इसकी कोशिश में वो मज़ीद इसके करीब हो जाती। हाशिर ने किसी अफसोस के आलम में इसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करता गोया हुआ। मोहतरमा वर्षिया, ये कौन सा तरीका है दुपट्टा लेने का? मैं तो वैसे भी देने ही वाला था, गिरने की क्या ज़रूरत थी? वो मुस्कुराहट दबाता हुआ गोया हुआ। वो मैं खुद ही नहीं गिरी, आपने गिराया। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली। मैंने गिराया? वो मासूमियत से बोला। चले ठीक है, मैंने गिराया है, अब मैं ही उठा दूंगा। वो शरारती लहजे में बोला। देखिए, शराफत का मुजाहरा करते हुए मुझे छोड़े और जाने दे, वरना मैं इससे आगे बात ना पड़ी तो वो खामोश हो गई। और ना तुम क्या? वो इसकी नाक में मौजूद बारीक सी तार को अपनी शहादत की उंगली से नरमी से छूता हुआ बोला। मैं सलमा आंटी को आवाज़ दे दूंगी। वर्षा ने इसकी वार गिरफ्तियों से बचने के लिए मुंह इसके सीने में छुपा लिया। कमरे में हाशिर का कहकहा गूंजा। ले, छोड़ देता हूँ, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है किसी को पकड़ने का। वो इसे खुद से हटाता हुआ बोला। वर्षिया का चेहरा मारे शर्म के सुर्ख पड़ चुका था, गोया लहू टपकने वाला हो। हाशिर ने दुपट्टा इसे पकड़ाया, जिसे थामकर वो भागते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। हाशिर ने अपने सर पर हौले से चपत रसीद की और आंखें मूंद कर सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। वो लड़की अपने दिल में किसी और को बसाए हुए है और तुम इसे ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहते हो। एक मनफी सोच इसके दिमाग में आई और दिल की हर धड़कन को मामूल पर ले आई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी नहीं है। इसने दिल को समझाया, मगर दिल मान ही नहीं रहा था। वो किसी और से मोहब्बत करती है, दिमाग ने कहा और दिल ने सर झुका दिया। इसने तासुब से सर झटका और सलमा आंटी के कमरे में चल दिया। तुमने वर्षिया को अरसा की अंगूठी पहनाई जो वो यही छोड़कर गई थी। सलमा बेगम गुस्से से गोया हुई। मुझे नया तोहफा खरीदने का वक्त ही नहीं मिला। हाशिर ने नज़रें चुरा कर कहा। वक्त नहीं मिला या खरीदना ही नहीं चाहते थे? तुम पागल हो हाशिर, इतनी प्यारी और मासूम लड़की को अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल किया है, और तुम हो के नाशुक्री किए जा रहे हो। पछताओगे हाशिर, ज़िंदगी तो तुम्हें मौका दे रही है अपना घर बसाने का, मगर तुम खुद को ये मौका नहीं दे रहे। सलमा बेगम इंतहाई गैज़ व गज़ब का शिकार हुई। आपको क्या पता खाला माँ, वर्षिया मासूम और प्यारी तो है, मगर मेरी नहीं, किसी और के ख्वाब देखती है वो, किसी और को चाहती है वो। हाशिर दिल ही दिल में गोया हुआ। इसकी नज़रों में वो मंजर घूम गया जब वर्षिया सलमा बेगम के कंधे से लगी आंसू बहा रही थी। ज़रूर इसकी याद आ रही होंगी उसे। हाशिर ने सर झटका। अब जवाब दोगे या नहीं? सलमा बेगम ने पूछा। इसने क्या कहा आपसे खाला माँ? वही कुछ जो तुमने इसे सुनाया था, सलमा बेगम ने कहा। यानी अपनी तरफ की बात गोल कर गई वो? हाशिर बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था कि आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाशिर ने सर पटा कर कहा। मिलना भी नहीं चाहिए, सलमा बेगम बोली। अच्छा ना खाला अम्मा, अब गुस्सा थूक दे। वो सलमा बेगम से तो गुस्सा थूकने का कह रहा था, मगर अंदर ही अंदर इसे खुद को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि वर्षा को कोई मसला था तो वो इसे कहती। सलमा बेगम को शिकायतें लगाने की क्या ज़रूरत थी? वो बदगुमान हुआ।
कैसा इंसान है, कल मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला और इतना कुछ कहकर इंतज़ार भी नहीं किया कि मैं कुछ बोलूं, और आज वो सोच कर रह गई। अपना कंबल उठाकर सोफे पर दराज हो गई, मगर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार सकीना अम्मी की याद आती, अशरफ साहब की याद आती और कभी सरमद का मासूम चेहरा निगाहों में घूमने लगता। अशरफ साहब ने तो फ़ोन पर हालत मालूम कर ली थी, मगर सकीना ना जाने क्यों अम्मी का दिल इतना संगदिल है। इतना साल तक तो इंसान को पालतू जानवरों से इंसानियत हो जाती है, फिर मैं तो इंसान हूँ, सौतीली ही सही मगर बेटी हूँ इनकी। वो बेआवाज़ रोने लगी जब ये हाशिर कमरे में दाखिल हुआ। चेंज करने के बाद बेड पर दराज हो गया और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। वर्षा के रोने की आवाज़ इसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी। क्यों रो रही हो वर्षिया? इसने कंबल से चेहरा निकाल कर यूं ही लेटे लेटे पूछा। नसीब फूट गए हैं मेरे, इसीलिए रो रही हूँ। आपसे मतलब? बिल्कुल नहीं, अब नहीं फूटे। जिस दिन से पैदा हुई हूँ इसी दिन से फूटे हुए हैं। वो बड़बड़ाई हुई आवाज़ में बिना सोचे समझे बोली थी। इसे सब याद आ रहा था। हाँ तो नहीं करनी थी ना शादी, अब किसकी याद आ रही है? वो मुंह बसोर कर कहता, फिर से कंबल में घुस गया। वहाँ वो क्यों रो रही थी और वो क्या समझ रहा था? भाड़ में जाए आप, वो चिल्लाकर उठी और तकिया उठाकर इसकी तरफ फेंका और कंबल भी उठाकर फेंक दिया। हाशिर उछलकर बेड से उठा और बार बार अपने बचाव के लिए चेहरे को बाजुओं की आड़ में छुपाता गया। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और जो चीज़ें हाथ में आती जा रही थी वो उठाकर उसे मारती जा रही थी। वर्षिया रुको, सुनो तो रुको, क्या कर रही हो? सॉरी, मैंने क्या कहा? मगर वो कहाँ सुनने वाली थी, सब चीज़ें फेंकती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे। सलमा बेगम का कमरा नीचे था, वरना सब आवाज़ें बाआसानी इन तक पहुँच जाती। जब वर्षिया थक गई तो दरवाज़ा खोलकर टेरिस पर चली गई। वो मुंडेर पर दोनों हाथ जमाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। आंखों में बेबसी के आंसू थे। क्या हो गया इस लड़की को? हाशिर ने बेड के नीचे से निकलते हुए कहा। वो 33 साल का मर्द था जिसे इस लड़की ने बुरी तरह पीट कर रख दिया था। माथे पर परफ्यूम की बोतल लगने से खून निकल रहा था। यह वहशत खाला माँ किस पागल खाने से उठाकर लाई है तुम्हें? हाशिर ने इसे कंधों से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया तो वो रो रही थी। इसका यूं पूरा वजूद हिचकियों की जर्द में था। या खुदा, ये लड़की पागल कर देंगी मुझे। यार, पिटाई तुमने मेरी की है और रो तुम रही हो। हाशिर ने आहिस्ता से इसे अपने कंधे से लगाया। आप बहुत घटिया इंसान हैं। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में बिचकते हुए बोली। अच्छा ठीक है, मैं हूँ। हाशिर ने मुस्कुराकर इसका सर सहराया था। बेहद, वर्षा ने कहा। अगर मैं खामोश थी, बोल नहीं पा रही थी तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने मुझे गलत क्यों समझा? इसने आंसू मजीद रवांगी से बहने लगे। पागल हो तुम वर्षिया, तुम क्यों किसी के भी प्रेशर में आकर ऐसे कह रही हो? देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। चंद दिन गुजर जाने दो, फिर हम बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये रिश्ता ख़त्म। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वर्षिया ने इसे खुद से अलग कर जोर से पीछे ढकेला और कमरे में जाकर टेरिस वाले दरवाजे को कुंडी लगाकर बंद कर दिया। मरे आप ठंड में, अक्ल और होश दोनों ठिकाने आ जाएंगे। वो फिर से चिल्लाई। पूरी रात दिसंबर की तेज ठंड में गुजारने के ख्याल से ही इसे झुरझुरी आ गई। अच्छा सुनो तो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। तुम ये दरवाज़ा खोलो और अंदर आने दो मुझे, हाशिर ने बेचारगी से कहा। नहीं, सुबह को आइएगा। आज तो मैं इस बड़े से बेड पर अकेली मज़े से सोऊंगी। कल तो आप पूरे बेड पर फैल कर सो गए थे। मुझे एक 2 सीटर सोफे पर लमक लमक कर सोना पड़ा। इसने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा मेरी माँ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना, मगर इतनी ठंड में यहाँ वो मौजूद। दर्जा बेचारगी से समो कर बोला। हाँ, माँ से याद आया, मैं तो अम्मी को याद करके रो रही थी। और आपने क्या कहा? अस्तगफिरुल्लाह, क्या सोच है आपकी? इसने जालीदार दरवाजे की तरफ हाशिर को खड़े देखकर कहा और वक्तन चौंक गई। हाशिर के सर से मुसलसल खून बह रहा था। इसने फौरन से दरवाज़ा खोला। आपने बताया क्यों नहीं आपको चोट लगी है? वो इसका हाथ थाम कर इसे सोफे तक लाई और बिठाया। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? इसने परेशानी से पूछा। वो सामने वाली ड्रॉप में।
हाशिर ने गफी से मुंह मोड़कर कहा। वो फटाफट से बॉक्स लाई और इसके पास खड़ी होकर झुककर जख्म साफ करने लगी। कांच लगने की वजह से ऐसा हुआ था। सच शुक्रिया कि जख्म मामूली सा है। वो निहायत ही दिलचस्पी से इसे देख रहा था। वो होठों को सुकेड़े रो रही थी। जख्म पर रुई से क्रीम लगाकर जख्म को साफ करने में मुतवज्जा थी। हाशिर ने आंखें मूंद ली और इसे एहसास को महसूस करने लगा जो इससे ऊपर महसूस हो रहा था। इसे याद आया 6 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। जो अरसा घड़ी भर को अस्पताल आई थी और फिर मसरूफियात का बहाना करके चली गई थी। भला शोहर से बड़ी क्या मसरूफियात हो सकती थी। वो ना चाहते हुए भी अरसा और वर्षिया का मुआवजा कर बैठा था। अब वर्षा जख्म पर क्रीम लगा रही थी तो इसको दर्द का एहसास हुआ, पता नहीं माथे पर या दिल में। आई एम सो सॉरी हाशिर, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैंने यूं ही कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई। सरमत के अलावा वो बेचारा भी मुझसे ऐसे ही जख्मी होता था। मैं अपने हवाज में नहीं थी। सॉरी, इसने हाथ बांधकर सामने खड़े होकर कहा। फर्स्ट एड बॉक्स वो साइड पर रख चुकी थी। यहाँ बैठो। हाशिर ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने सामने बिठाया। तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है वर्षा, गलती मेरी है, बल्कि मेरी भी नहीं थी। अरसा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं अंदर से शदीद बदगुमान हो चुका था। मैंने पहली बार तुम्हें देखा, यानी तुम्हारी तस्वीर देखी, तो शायद इस वक्त तुम मेरे दिल को छू गई थी, मगर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि तुम मेरी किस्मत में लिख दी गई हो। कल रात मैंने जो भी तुमसे पूछा और कहा वो इसीलिए था क्योंकि मैं फिर से वही सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, और जो अभी कुछ देर पहले कहा, इसकी सज़ा तो मुझे मिल चुकी है इस जख्म की सूरत में। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वो मुस्कुराते हुए इससे माफ़ी तलब कर रहा था। वर्षिया ने अपने दाएं हाथ से इसके चेहरे को एक एक नक्श को छुआ। सुर्ख सफेद रंगा शहद रंग आंखें जिनमें एक वालहाना चमक थी, मगरूर, इंतहाई तीखी नाक और हल्की हल्की बड़ी हुई शो। वो सीधा दिल को छू रहा था। माफ किया, उसने मुस्कुराकर कहा और इसके कंधे पर सर टिका लिया। हाशिर ने इसके सर पर अपने लब रखे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत? हाशिर ने यूं ही बेवजह पूछा। एक ही दिन में? अभी तो कल शादी हुई। मुझे नहीं पता, वर्षा ने हौले से कहा। मेरी भी तो कल ही शादी हुई है। मुझे तो हो गई मोहब्बत, और आज ही हुई है। वो हैरानगी से बोला। वो मुंह पर हाथ रख कर अचानक हंसी। एक शेर याद आया अली जहां, कहे तो अर्ज करूं? वर्षा ने आंखों में शरारत लिए कहा। जी जरूर, हाशिर ने इसके बाल सहलाते हुए कहा। वो हाशिर के कांधे से सर टिकाए हुए थी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। और अर्शा ने एक अदा से कहा। इकबाल? वर्षिया? इस वक्त नहीं वर्षिया, कोई गालिब का शेर सुनाओ ना। हाशिर ने झिंझलाते हुए उसके बाल बिगाड़ कर कहा। पूरा सुन तो ले। वो नाराजगी से गोया हुई। अच्छा सुनाओ। उसने शेर कहना फिर से शुरू किया। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जिनका नाता खाते पीते घरानों से है। शेर का मुकम्मल होना था कि हाशिर का जोरदार कहकहा निकला। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वो हंसते हुए बोला, इसके सर पर एक चपत रसीद की। अच्छा है ना, मैंने बनाया है। वो हंसते हुए गोया हुई। बहुत अच्छा था जनाब। कल अम्मी के यहाँ जाना है मुझे, आज बहुत याद आई इनकी। वो उदास होती हुई बोली। कल ले चलूँगा, हाशिर ने कहा। वादा? वर्षिया ने कहा। हाँ बाबा, वादा। हाशिर ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और इसे करीब करके हौले से अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाने लगा। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। सकीना बेगम वर्षिया को दिल से बेटी मानकर गले लगा चुकी थी। वर्षिया और हाशिर की शादी को 2 बरस हो चुके थे। अल्लाह ने इन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था। हाशिर के दोस्त की शादी थी जिसमें जाने के लिए आईने के सामने खड़ी वो तैयार हो रही थी। उसने वो डल गोल्डन कलर का कामदार सूट पहने हुए थी। इस पर हर रंग ही जचता था। वो जो पहन ली थी अच्छी ही लगी। चलिए, हाशिर ने वर्षिया से पूछा जो खुद पर परफ्यूम का छिड़काव कर रही थी। हाँ चलिए, वो मुस्कुराते हुए बोली और बाइकाट की तरफ बढ़ी और अपनी 2 माह की अरिया को गोद में उठाया।
वैसे कुछ सोच रहा हूँ मैं वर्षिया। हाशिर ने इसके हाथों से अरिहा को लेकर प्यार किया और वापस झूले में रख दिया। वर्षिया को खुद से करीब किया। अभी तो देर हो रही है आपको और अब आप शुरू हो गए। वो नाक सुकड़ कर बोली। देर? मैं सोच रहा हूँ अफक से माजरत कर लूँ और शादी पर ही ना जाऊँ। इसने इसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करके मोहब्बत से एक मोहर सबूत की। जी नहीं, 1 घंटा लगाकर तैयार हुई हूँ और जाना तो हर हाल में है। वो इसे पीछे करते हुए बोली और अरिहा को गोद में उठाया। क्या यार, वो झिंझला कर बोला और फिर इसे चिढ़ाने के लिए अपना वही पसंदीदा गाना शुरू कर दिया। बाहों में चले आओ सनम, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुलकर मिला करो हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। खत्म शुदा। अगर आपको नावल पसंद आई हो तो प्लीज़ नावल को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आज बरसात बहुत हो रही है, इसलिए हो सकता है आपको बैकग्राउंड में बरसात की आवाज़ आए, क्योंकि मेरा घर शेड का बना हुआ है और साथ में मेरी 10 महीने की बेटी भी है, जिसकी हूँ हाँ आपको बैकग्राउंड नॉइज में सुनाई दे सकती है। तो प्लीज़ मैं माजरत चाहती हूँ। नावल को पूरा सुने और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।